एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके सामने हूँ। आज जैसा कि इस प्रोग्राम की जो रूपरेखा है, कहानी पाठ, रचना प्रक्रिया और इस कहानी की रचना प्रक्रिया, तो मेरे लेखन की जो यात्रा है वो लगभग 1975 से शुरू होती है। जब मैं 9th में थी तब से मैंने लिखना शुरू किया था। और इस लिखने के पीछे मैं जब जाती हूँ तो उसके पीछे मेरा बचपन है। बचपन में बहुत गांव का एक जो माहौल था, रात्रि का वातावरण, चमकते हुए नक्षत्र या बहुत गहन अंधकार और जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, अलग अलग तरह का माहौल। उस पूरे माहौल में मेरे ताऊ जी राजा रानियों की, राजकुमार की, पशु पक्षियों की बहुत कहानियाँ सुनाया करते थे। तो जो एक खुला बड़ा सा आंगन होता था जिसमें हम लोग चारपाई पर लेटे होते, और उनकी ताऊ जी की कहानी सुनाने की सबसे बड़ी शर्त ये होती थी कि उसमें हुंका कि हाँ आगे क्या हुआ। तो वो बीच बीच में पूछते थे कि क्या सुन रही हो या नहीं सुन रहे। तब हम लोग पानी के छींटे मार कर वो करके और जागते थे। कहानी के प्रति इतनी गहरी उत्सुकता रहती थी कि वो कहानी कब ख़त्म हो रही, उसमें क्या घटनाक्रम है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। और तब उनकी कहानी समाप्त करने का एक बहुत ही सुंदर अंदाज था कि कहानी कैसे मतलब बांध के रखती। तो वो हमेशा ठन ठना नाम ठन ठनस्या, और ये कहकर उनकी कहानी समाप्त होती थी। बचपन में एक साहित्यिक माहौल इस मायने में था कि जब मेरी छोटी छोटी सहेलियां खेला करती थी तो मैं अपने आप को बिल्कुल किताबों के आसपास घिरा महसूस करती थी, और मेरे पास हमेशा मेरे हाथ में किताब हुआ करती थी। और मुझे पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ था कि जितने भी बच्चों की पत्रिकाएं आती थी, बाल पत्रिकाएं आती थीं, या उस समय जो कहानियों की किताबें आती थीं या उपन्यास, नाटक, घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो वो पढ़कर मुझे हमेशा एक साहित्य के प्रति गहरा आकर्षण रहता था। और जो पात्र होते थे वो मेरे दोस्त बन जाते थे, मेरे साथी बन जाते थे, मेरे मार्गदर्शक बन जाते थे। मैं उनसे बात करती थी। और काबुलीवाला, हार की जीत, ये 2 कहानियों ने मुझे बहुत ज़्यादा अभिभूत किया था। जैसे अन्ना कारेनिना उपन्यास ने मुझे बहुत अभिभूत किया था। और तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो मनुष्य के दिल दिमाग पर एक गहरा असर करती है, और आपको, आपके हृदय को, आपके मन को, आपकी भावनाओं को बदलने सकती है। एक तो वो चीज़ थी, बहुत ही अच्छे साहित्य के प्रेमी थे और अभिरुचि रखते थे, नाटकों का निर्देशन करते थे। तो वो उनकी एक रुचि थी कि वो कोई ना कोई विषय दें आपको और आप उस पर क्या लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज का विषय है कि इस पर कहानी लिखना है। तो उनको जब मैंने कहानी लिख कर दी तो उन्होंने कहा कि आप कहानी लिख सकती हैं, लिखिए। और मैंने एक कॉलम निकलता था तब, अपने अध्यापक के नाम एक चिट्ठी लिखी थी और उनको बहुत दिल से याद भी किया था कि उन्होंने मुझे कहानी की दुनिया में जोड़ लेकर वो आए। मेरी पहली जो कहानी थी वो सूर्या इंडिया में प्रकाशित हुई थी, और नाम था उसका कन्या कहानी थी। जाहिर है कि बचपन गांव में बीता था, तो आसपास का सारा जो वातावरण था, चाहे महिलाओं को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, या उस ज़माने में डाकुओं की बहुत बड़ी समस्या रहती थी, वो पूरा वातावरण था। या वो पलाश के
जो जंगल थे वो मुझे बहुत खींचते थे, या हरी भरी फसलें जो वाकई मैंने अपनी आँखों से देखी, या जो स्त्रियाँ पानी भरने जा रही हैं, या सुअटा खेल रही हैं, या भजन हो रहे हैं, या लोकगीत गाए जा रहे हैं, या नृत्य किए जा रहे हैं, तो वो एक इतना सुंदर दृश्य बचपन का मेरी आँखों में आज भी बसा हुआ है कि वो तमाम पात्र मेरे साथ साथ चलते रहे। बाद में बहुत सारी कहानियों में चपेटे, पुनरागमन और तिकड़ी, मतलब ऐसी बहुत सारी कहानियों में वो पात्र मेरे आए, चरितार्थ हुए सामने, क्योंकि वो मेरे से अलग ही नहीं होते थे। तो जब कन्या कहानी छपी तो उस समय तो प्रतिक्रिया कुछ नहीं हुई, और पहला कहानी संग्रह मेरा 1983 में आ गया था। तो उस समय जाहिर है कि घर में लड़की है, उसकी शादी भी करनी है, तो मेरे पिता और भाई वो कहानी संग्रह बड़े गर्व के साथ लेकर जा रहे थे कि जाकर बताएंगे कि मेरी बेटी कहानियाँ लिखती है। वो एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने मुझे बहुत बाद में मेरी सोच में बदलाव भी किया, लेकिन वो समस्या ऐसी थी कि जिस पर मैं बिना लिखे रह ही नहीं सकती थी। तो रास्ते में उन्होंने वो कहानी पढ़ी और वो संग्रह अलग रख दिया या फाड़ दिया। वो घर आकर बहुत नाराज़ हुए कि तुम ऐसी कहानी लिखती हो, क्योंकि उसमें एक बच्ची का यौन शोषण का चित्रण था, और जो शोषण करने वाला था वो एक अभिजात्य वर्ग का वो था। तो वो बहुत नाराज़ हुए कि ये इस तरह की कहानियाँ तुम लिखोगी। बहुत बाद में मुझे लगा कि शायद उनका अपना जो सोच था, उनकी अपनी जो समाज को लेकर एक धारणा थी, उसमें शायद वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको खटकी होगी। और इस बात का मैंने जब आगे आने वाली जितनी भी कहानियाँ लिखी उसमें इस बात का ध्यान रखा कि उस तरह की चोट या उस तरह की चीज़ सीधे सीधे ना लिखी जाए, और अगर कोई ऐसी बात है तो उसको परोक्ष रूप में लिखा जाए या कुछ उस तरह से आड़ में लेकर लिखा जाए। तो जैसे चीख कहानी है बलात्कार को लेकर, तो ये सारी की सारी चीज़ें। और फिर मुझे हमेशा लगता था कि कहानी लिखना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। ऐसा अगर मैं नहीं लिखती हूँ तो मेरा क्या नुकसान हो रहा। तो मुझे लगता है कि वो साहित्य में रुचि थी, साहित्य से एमए किया, आगे की पढ़ाई की, और पढ़ने का तो जुनून ही रहता था बहुत, मतलब कितना रात दिन पढ़ना, और एक आकर्षण साहित्यकारों के प्रति, साहित्य के प्रति रहता था। तो लगता था नहीं, लिखना है। और फिर कुछ ऐसा लिखने का भाव पैदा हुआ तो मैंने महसूस किया कि मैं कोई विचार है, कोई घटना है, कोई पात्र है, कोई व्यक्ति है, कुछ भी है, अगर वो मुझे परेशान कर रहा है, अगर वो मुझे दुख पहुंचा रहा है, अगर वो मुझसे कह रहा है कि मेरी बात सुनो, मुझे अपनी बात कहाँ कहना है ये वो करो, तब मुझे लगता था है कि मैं बिल्कुल बिना लिखे तो रह ही नहीं सकती हूँ। और कच्चा लिखा हो या जैसा भी लिखा हो, उस समय पूरे एक कोने में बैठकर, और जब तक मैं उस कहानी को लिख नहीं लेती थी, एक ही बैठक में नहीं लिख लेती थी, तब तक मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिलता था। इतनी बेचैनी होती थी, इतना ज़्यादा मुझे तनाव होता था कि जैसे वो पात्र मेरे अंदर उतर गया है और मैं ही वो पात्र बन गई हूँ। तो ये इस तरह की शुरुआत मेरी कहानियों की हुई। फिर शुरू में जब मैं कॉलेज में पढ़ाने लगी और छात्राएं मेरे साथ जुड़ गई, आसपास के लोग मेरे साथ जुड़ गए, तब मुझे उन लड़कियों की, उन स्त्रियों की समस्याओं का गहरे से बोध हुआ। और एक असमानता का जो बोध मुझे होता था या मैं देखती थी, तब मुझे बहुत सारे ऐसे पात्र दिखाई दिए जो मेरी कहानियों में आए, चाहे वो युवा लड़कियां हों या मज़दूर हों या मज़दूर बच्चियां हों या पढ़ी लिखी स्त्रियां हों,
जैसे बहुत शुरू में शहर में अकेली लड़की है, या स्वांग है, या उसका अपना रास्ता कहानी है, या चीख का तो मैंने जिक्र ही किया, या तिकड़ी कहानी है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती थी, एक स्त्री विमर्श का दौर चल रहा था। MLC जैसे कहानी है, स्त्री विमर्श का दौर चल रहा था। तो स्त्री विमर्श के दौर में मैं हमेशा ये महसूस करती थी कि विमर्श तो आए, पर कहानी की जो मूल संवेदना है, जो मूल समस्या है, वो कहीं पीछे ना छूट जाए। जैसे चपेटे कहानी एक राजनीतिक उसको है, या तिकड़ी में बहुत बड़ा वो है, या उसका अपना रास्ते में सौंदर्य प्रतियोगिताओं का वो है। फिर मुझे लगता था कि किसानों को लेकर, क्योंकि किसानों को मैंने बचपन से देखा था किस तरह से अकाल पड़ रहा है, बारिश हो रही है, पूरी फसल चौपट हो गई हो, तो बचपन से उनको देखा था। तो किसानों को लेकर भी मैंने बहुत कहानियाँ लिखी हैं। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा एक हिस्सा है, कोई जिनसे मैं बहुत गहरे से जुड़ी हुई, तो उनकी जब भी कोई समस्या इस तरह से दिखाई देती है या है ही, तो वो चीज़ भी मुझे बहुत आलोड़ित करती है, बहुत परेशान करती है। जैसे कुर्की कहानी है, या बेवाइयाँ कहानी है, या दूसरी अन्य कहानियाँ। फिर मुझे चूँकि भोपाल में रहती हूँ, तो एक बहुत ही सुंदर माहौल भोपाल का है। हिंदी उर्दू का माहौल तो है ही वहाँ, और सारे एक जो सांस्कृतिक मिली जुली जो सांस्कृतिक परंपरा यहाँ की है। तो चूँकि मैं कॉलेज में थी, तो उस तरह का दोनों मुस्लिम और हिंदू परिवारों का या परिवेश को या विचारों को मैंने बहुत करीब से देखा था, उनकी जीवन शैली को, उनकी भाषा को, उनके लहजे को। और बहुत मेरी दोस्त भी हैं, और मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ उस दोस्ती में। तो उसको लेकर भी मैंने बहुत अंगारों की हंसी है जैसे, या नाच गान है, या दीवार के पीछे है। तो ये कहानियाँ भी मैंने उस तरह की दोनों संप्रदायों को लेकर, और उनके बीच जो प्रेम का संबंध है उनको लेकर भी मैंने कहानियाँ लिखी हैं। तो कहानियों की तो जब हम समाज में रहते हैं, और समाज हमारा बहुरंगी है, बहुस्तरीय है, बहुलता है, तो जाहिर है कि उसकी समस्याएं भी तरह तरह की हैं, सारी चीज़ें हैं। तो कोई बंधा हुआ एक फ्रेम नहीं है कि नहीं इसी पर लिखना है। जहाँ जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और मुझे लगता है कि नहीं मुझे लिखना ही चाहिए, चाहे वो विचार के स्तर पर हो, या संवेदना के स्तर पर हो, या समस्या के स्तर पर, तो इस तरह से मेरी जो लेखन यात्रा है वो वहाँ से शुरू हुई, और आज भी निरंतर अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस इस सेंस में भी करती हूँ कि अपने समाज के साथ कैसे जुड़ा जाए, उनके साथ उनके दुख में, सुख में, समस्याओं में, भावनाओं में, संवेदनाओं के साथ कैसे आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं, या कैसे वो हम तक आ सकते हैं। तो ये मेरी रचना प्रक्रिया का एक मानसिकता का एक चेतना के स्तर पर ये सारी चीज़ें काम करती हैं। दूसरी चीज़ मुझे हमेशा एक और लगती है कि प्रेम जो है वो चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हों, भौतिक संसाधन हों, या दूसरी चीज़ें हों, लेकिन प्रेम एक ऐसा शाश्वत मूल्य है, भाव है कि जिससे कभी भी कोई मनुष्य अपने को अलग नहीं कर सकता है। तो मुझे ये भावना या प्रेम जो है वो बहुत अलग ढंग से छूता है, स्पर्श करता है, एक हलचल मचाता है। तो जैसे पत्ते झड़ रहे हैं, मैंने जो कहानी लिखी थी तब उसकी बहुत बड़ी मतलब पाठकों के द्वारा सराहना मिली थी। या अंगारों की हंसी में भी वो प्रेम है, दीवार के पीछे में वो प्रेम है, नाच गान में वो प्रेम है। और आज जब मैं अर्पण जी ने कहा कि कहानी पाठ करना है, तो मैंने सोचा कि समस्याओं पर केंद्रित जो कहानियाँ हैं वो ठीक हैं, मतलब उनको, लेकिन आज मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ
जिसमें एक प्रेम की अंतरधारा कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचती है, और सारा जो बाहर का जो जीवन है वो कैसे निरर्थक उनको लगने लगता है। तो वागर्थ का एक वृद्ध विशेषांक निकला था जिसमें ये कहानी छपी थी। बांधो न नाव इस ठाव बंधु। निराला मेरे बहुत ही प्रिय कवि हैं और उन्हीं की कविता की ये एक पंक्ति मैंने ली है। तो ये जब कहानी छपी तो इसके ऊपर जो इस उम्र के पाठक थे और जिन्होंने इस कहानी को पढ़ा, और तो उन्होंने मुझे चिट्ठियाँ भी ली, बहुत सारी चिट्ठियाँ उसकी आईं, इस कहानी पर आईं, और उन्होंने लिखा कि अभी तक मैं अपने प्रेम को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाया था, लेकिन आज आपके सामने ये अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। तो ये जो पाठकों की अलग अलग कहानियों पर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, जैसे चीख पर एक गोवा के जेल में जो कैदी था उसकी एक लंबी चिट्ठी आई थी, और बहुत ऐसा सुख और दुख लेखक के साथ, लेखक की नियति यही होती है कि वो अपने पाठकों के साथ चलता है कि उसको रचना अच्छी बन गई और पाठक उसको स्वीकार कर रहे हैं, पाठक उनको पाठकों को उसमें अपना जीवन दिख रहा है। जैसे दहलीज कहानी पढ़कर एक बहुत ही जाने पहचाने वो हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो रात भर से रो रहा हूँ, तुमने मेरी ये कहानी कैसे लिख दी। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आपकी कहानी है, लेकिन ये आपकी कहानी बन गई। तो ये जो पाठकों के साथ लेखक का जो संबंध है वो इतना ज़्यादा आत्मविश्वास देता है, आपके लेखन की सार्थकता बताता है कि आप कहाँ खड़े हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, और इसके लिखने की सार्थकता या उपयोगिता क्या है। तो ये इस कहानी की भी बड़ी वो हुई थी, और मैं आदरणीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ आलोचक और चिंतक आदरणीय धनंजय वर्मा जी ने एक दिन मुझे फ़ोन किया इस कहानी के लिए कि इस कहानी का दूसरा पार्ट तुमको लिखना चाहिए। तो ये तो मैंने उनसे कहा था कि मैं ज़रूर लिखूँगी। तो पहले इस कहानी का पाठ मैं आपके सामने करती हूँ, उसके बाद यदि आप कुछ पूछना चाहेंगे या बातचीत करना चाहेंगे तो मैं तो बांधो न नाव इस ठाव बंधो। चादर से ढका शब शांत चेहरा, कौन कहेगा इस चेहरे की भाव मुद्रा को देखकर कि यह वही चेहरा है जो चीखते वक्त गुस्से से कितना भयानक और क्रूप उठता था। तब तो मानना पड़ेगा कि हर व्यक्ति के चेहरे में किसी न किसी का जानवर का रंग हल्का सा पीला हो गया है, जैसे हरे पत्ते को दबाकर रख दिया हो। दवाइयों के असर से नीले पड़े होंठ जो कि दांत ना होने की वजह से अंदर धंसे हुए हैं, पलकें स्वच्छ फैली हुई देखकर प्रतीत होता है मानो कोई बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है, निर्विकार, शीशे की तरह स्वच्छ। विश्वास ही नहीं होता कि वे मर चुके हैं। लगता है अभी जाकर हाथ उठाकर बैठने का इशारा करेंगे या पुकारेंगे, पुष्पा चाय लाओ, पानी दो, क्या कर रही हो वहाँ, यहाँ पर बैठो। जानबूझकर अनसुना करते हो तुम लोग, बहाने बनाते हो, मगर नहीं, इस देह में स्पंदन नहीं है, यह प्राण विहीन देह है। यही तो है मृत्यु से साक्षात्कार जो दिखाई नहीं दी, दबे पांव आई थी। कल इसी वक्त बात कर रहे थे, अस्फुट शब्दों में न जाने कितने नाम पुकार रहे थे, कौन से दृश्य उनके सामने आ जा रहे थे। सुबह से पेपर खोल कर रखा था, चश्मा खुला रखा था, ऑक्सीजन की नली निकाल कर बात किया करते थे, पेपर पढ़ लिया करते थे। संसार में क्या चल रहा है यह जानना उनके लिए जरूरी होता था। लगातार हर विषय पर घंटों बोलने वाले पापा अंतिम समय में बोलने के लिए छटपटा रहे थे। पता नहीं और क्या क्या कहना चाहते थे, क्या क्या बात करना चाहते थे,
कितनी बातों का रहस्य, कितनी बातों का दर्द और किन किन लोगों से मिलने की अधूरी ख्वाहिश की वेदना लेकर चले गए। वो अंतिम क्षण जब उसके देखते देखते आत्मा शरीर को छोड़ रही थी, कुछ क्षण या क्षणों का भी हिस्सा जब उनकी गर्दन कटी शाख की तरह एक तरफ लुढ़क गई थी। क्या यही है मेरे पापा? उनकी मृत देह को हल्के हल्के सहलाते हुए सोच रहा था वह। दूसरों के यहाँ होने वाली मृत्यु के बारे में सुनकर कितने हल्के से लिया करता था वह, बल्कि मजाक बनाया करता था। मगर आज जब स्वयं पर गुजर रही है तो सब कुछ कैसा ठहरा हुआ सा लग रहा है। जब तक दोनों भाई, ताऊ, चाचा वगैरह नहीं आ जाते तब तक पापा की देह इसी तरह जमीन पर पड़ी रहेगी। डॉक्टर, शब्द अभी ठीक है, बदबू पैदा नहीं हुई है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रख पाएंगे। सिकुड़े हुए हाथों को छुआ तो पूरा शरीर झंझना गया। खुली हुई मुट्ठियों में सिवाय रेखाओं के कुछ भी तो नहीं है। कितना लड़ते थे तुम पापा? क्यों? क्या इसी दिन के लिए? जीवन का शाश्वत सत्य जानते हुए भी क्यों बंधे थे माया के बंधनों में? सब कुछ रखा रह गया ना। जिन वस्तुओं पर तुम्हारा आधिपत्य था उनके लिए सभी ने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा था। तुम्हारे जीवन की नहीं, मौत की कामना ज़्यादा बलवती हो गई थी। निरंतर जलने वाले दीपक कीलों में क्या आत्मा का निवास है, या बाहर पेड़ पर कहीं आसपास कोने में? क्या किसी शरीर में प्रवेश पा लिया? अब तक चहल पहल कम हो गई थी। घर में मौत का सन्नाटा गहराता जा रहा था। इधर रात गहरा रही थी, उधर हृदय में कुछ धंसता जा रहा था। भय, शोक, विलाप, बिछोए या अकेलापन, या बाप का साया उठने का खालीपन। सारे एहसास अपरिभाषित थे। चींटियों ने सूंघ लिया होगा सो उनकी कतारें आने लगी। आसपास आटे की रेखा खींच दी, इत्र छिड़क दिया, अगरबत्ती जला दी। उसकी गंध चारों तरफ महकने लगी, मगर उस महक में भी अजीब सी गंध थी। मृत शरीर की गंध, मृत्यु द्वारा छोड़ी गई गंध। बाहर बैठे लोग बातें कर रहे थे, अपनी अपनी बीमारियों की, बच्चों की, किसने क्या क्या किया, क्या क्या भुगत रहे हैं और शेष जीवन को किस तरह भोगने के लिए विवश हैं। ये बड़े बूढ़े अपने परिवार में एकदम अनुपयोगी हो चुके प्राणी थे। अपने जाने की प्रार्थना तथा मौत की आकांक्षा उनकी बातों में शामिल थी। इस नश्वर शरीर को त्यागने के लिए सृष्टि ने सब कुछ तय कर रखा है। इसलिए यहाँ बैठे बैठे बूढ़े लोगों को अपने कष्टप्रद दिन शेष नजर आ रहे थे। कुछ लोगों को शाम की चाय पीने की इच्छा हो रही थी, मगर चाय पीने में संकोच हो रहा था। कुछ लोगों को तेज भूख लग रही थी, मगर खाने में शर्म आ रही थी। लोग क्या कहेंगे कि मृत देह घर में पड़ी है और तुम खाने के लिए बैठ गए। मगर करें भी तो क्या? पूरी रात जो बितानी है, अंदर कोई कप कपाते और विषाद युक्त कंठ से सस्वर गीता का पाठ कर रहा था। इस तरह थरथराते कंठ से निकले श्लोकों के बीच कभी कभार हृदय को हिला देने वाली रोने की तेज आवाज आ जाती थी। फिर कोई समझाता, शांत हो जाओ, क्या तबीयत खराब करनी है? फिर पाठ शुरू हो जाता। यही सिलसिला चल रहा था। पापा जिस कमरे में लेटते थे वहाँ का बिस्तर उठा दिया गया है। बिस्तर, कपड़े, पत्र पत्रिकाएं, बहुत सारी पुरानी किताबें, डायरी और भी तमाम चीज़ें बांध कर रख दी गई हैं। चूना, सुपारी और पान की डिबिया नीचे पड़ी थी। आते ही पूछते, क्या मेरा चूना लाए? कत्था नहीं लाए? मेरी चीज़ों की याद क्यों रखोगे? सब अपने अपने कामों में लगे रहते हो, थोड़ा वक्त दे दिया करो मुझे। जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, इन दीवारों में कैद हो गया हूँ। मुक्त करो मुझे, ले चलो कहीं अपने जन्म स्थान। जाने को मन व्याकुल रहता है, मगर किसी को फुर्सत है कहाँ। क्या करोगे वहाँ जाकर? अब कौन है वहाँ आपका? सारा कुटुंब है।
वे कई जगहों के नाम बताते, पर सारी जगहों पर जाने की यात्रा किसी न किसी परेशानी के कारण कैंसिल हो जाती थी और वे हर रोज की तरह पलंग पर बैठे बैठे दुनिया के बारे में सोचते रहते थे या किसी न किसी के साथ उनकी बहस छिड़ी रहती थी। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना सब कुछ प्रिय बेटों के बीच बांट दिया था, ये सोचकर कि उन्हीं के साथ स्वयं को जोड़कर काम करते रहेंगे। बेटे बाहर का काम देखेंगे, वे अंदर की व्यवस्था संभाल लेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने महसूस किया कि वे वहाँ कहीं नहीं हैं। उनका काम करने का ढंग किसी को पसंद नहीं आता था। उन जगहों पर वे नहीं जा सकते थे जो कभी उन्होंने खरीदी थी। उन चीज़ों को वो नहीं छू सकते थे जिनको उन्होंने स्वयं बनाया था। हर बात में तनातनी, हर बात में बहस, बेइंतहा तनाव। सो एक बार फिर उन्हें अलग होना पड़ा था। शेष जीवन को चलाए रखने की मजबूरी थी, चिंता थी। शरीर स्वस्थ था, दिमाग ताज़ा और सक्रिय, सोच सकारात्मक थी और जीवन से प्रेम भी था। सो नया काम जमाने की जद्दोजहद में लग गए थे। सब कुछ शुरू से शुरू करना था। क्या करना है ये सब करके? फालतू कैसे बैठूं? वहाँ हमारे मिलने जुलने वाले आते तो आपत्ति होती थी। जाति बिरादरी के काम में लगे तो सब कहने लगे पापा घर लुटा रहे हैं। आखिर करें क्या? अकेले दयनीय दूसरों की दया पर चलें? मांगे उनसे कि जो मेरा है वही दे दो। वे दुख और पछतावे से कलप उठते। कुछ नहीं कर पाओगे। आराम से बैठकर पढ़ते लिखते, सुकून की रोटी खाते। फिर भी वे लगे रहते थे। कुछ वर्ष सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा था, लेकिन जब शरीर थकने लगा था और काम नहीं संभाल पा रहे थे तो मझला बेटा उनके साथ आकर रहने लगा था। उसके आने से घर में कलह शुरू हो गया। ससुर बहू के बीच जमकर कहा सुनी होती थी। इसे समझाओ। आप भी क्यों बोलते हो? क्यों हर बात में दखल अंदाजी करते हो? जो कुछ कहना है मुझसे कहो। उससे कह दो कि मुझसे तमीज से बात किया करे। मैं उसके पति की तरह उसका गुलाम नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ। बुढ़ापा है, अन्यथा क्या करते? बेटे का ताव देखकर वे खामोश हो जाते। उनकी नसें तड़कने लगती, खून खौलने लगता। इतना अपमान! वो ताकत अब शरीर में नहीं रही थी जिसके बल पर वे दहाड़ा करते थे। मन ही मन गहरी वेदना में डूब जाते, उदास हो जाते, मन फड़फड़ा उठता। ऐसे बच्चे निकलेंगे सोचा ना था। जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती तो रात रात भर कराहते, जागते और तड़पते। सांस खींचने के लिए संघर्ष करते। सारा घर दहल जाता। बेटा अर्ध निद्रा में बैठा पीठ थपथपाता, सिर की मालिश करता, फिर भी उनकी शिकायतों का पुलिंदा कम ना होता था। बैठे बैठे चैन नहीं पड़ता आपको? क्या चाहिए आखिर? क्यों चैन नहीं लेने देते हो? मार दूं उसे, भगा दूं या मैं चला जाऊं? रात दिन कलह, रात दिन शिकायतें। बेटा चिल्लाता, मैं मर जाऊंगा तब शांति से रहना। क्या करते हो सिवा अपने कामों के? तो क्या आपकी वजह से काम छोड़ दूं? 4 साल से सिवा आपकी सेवा के किया ही क्या? वाह बेटे, यह भी बता दो कि 4 साल में कितनी रोटियां खिलाएं? बेटा झुंझलाकर बाल नोचने लगता। मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा? आप तो देते नहीं एक पैसा निकाल कर। क्या साथ में लेकर जाओगे? और क्या लेना चाहते हो? सब कुछ तो दे दिया था। जो है वह भी दे दूं ताकि मेरे मरने पर अंतिम क्रिया के लिए पैसा तक न बचे। तुम लोगों का क्या भरोसा? उसी समय लड़ने बैठ जाओ या हिसाब करने लगो कि कौन लकड़ियां लाएगा, कौन बांस। बस इतना ही पैसा है मेरे पास कि मेरी अंतिम क्रिया आराम से हो जाएगी। और ये मकान, उसका क्या करोगे? मेरे जीते जी नहीं बिकेगा। कौन बकवास करे आपके साथ? रख लो, सर पर लाद कर ले जाना। इस उम्र में आदमी भजन पूजन करता है, शांति से बैठता है, और ये देखो तो कान लगाए बैठे रहते हैं, ना जाने क्या चाहते हैं।
वास्तव में क्या चाहिए था उन्हें? भरा पूरा परिवार था, कमाने वाले पुत्र, अपने परिवार में सुखी जीवन बिताने वाली पुत्रियां, नाती पोते, फिर भी कहीं कोई अभाव था, अभिप्साएं थीं जो उन्हें बेचैन रखती थीं। ऊपर से तो सब कुछ परिपूर्ण भरा पूरा दिखाई देता था, पर अंदर से कोई सुरंग थी। जीवन के अंतिम छोर पर बहुत सारी स्मृतियों के साथ रिश्ते जुड़े थे। वे अनदेखे रिश्ते थे, ना जाने पहचाने चेहरे उन्हें पुकारते थे, खींचते थे। अपने मन की इस दबी छुपी चाह को, वेदना को बताते हुए डरते भी थे, सचाते थे। खाट पर पड़ा मरणासन इंसान असमर्थ था, फिर भी बड़े बेटे से उनका मन मिला हुआ था। दुनिया जहान की बातें, शिकायतें और इच्छाएं वे उसी के साथ बांटते थे, सो इस प्रसंग को भी बताने के लिए छटपटा रहे थे। मन के किसी कोने में उसको लेकर विश्वास की डोर बंधी थी। मेरा एक काम करोगे? जैसे ही वह बात शुरू करते, पत्नी आकर बैठ जाती। तुम अपना काम करो, हम अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। पत्नी आशंका से देखती, कोई कागज तो नहीं, वसीयत तो नहीं लिखी जा रही है, किसी प्रकार की लिखा पढ़ी तो नहीं की जा रही है, वरना मेरे पास क्या रहेगा जीवन बिताने के लिए? इनका क्या, ये तो तब चले अब चले, बिना पैसे के कौन पूछेगा? पप्पू, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? कहाँ, कैसे? मैं तो ले चलूं, पर आपकी हालत? एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि अंतिम समय में वह सड़क पर अकेले में मरी पड़ी रहे, कोई कंधा देने वाला ना हो। कितने साल हो गए उसको देखे हुए। वे उंगलियों पर गिनने लगे, 1 2 3। जब से बिस्तर पर हूँ, आने जाने में अशक्त हो गया। चिट्ठी तो नहीं लिख सकता। पापा, तुम भी क्या बुढ़ापे में ये सब झमेले पाल कर बैठे हो? माँ को पता चलेगा तो? इतने वर्षों से सेवा तो वही कर रही हैं, 40 साल से जो तुम्हारे साथ हैं, उसके ना हो सके तुम फिर जीवन के आखिरी समय में अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो? धोखेबाज माने जाओगे, सब गालियां देंगे, थूकेंगे। बेटा तैश में आकर बोला, पहले मेरी बात पूरी तरह से सुनो। यानी पत्नी तो कब से मेरे मरने की राह देख रही, क्या क्या नहीं सुनाती, इसलिए उसकी परवाह नहीं। रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारे पास वक्त है अपने बाप के लिए। वकालत मत करो कि मैं किसका पति हूँ, किसका बाप हूँ। सिर्फ मुझे देखो, मुझे, एक आदमी को नैतिकता का पाठ पढ़ाओ मुझे। मेरे पास वक्त नहीं है, उसकी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ इंतजाम तो मुझे करना ही होगा। वे एकाएक उत्तेजित उठे, सांस फूलने लगी, निढाल से बैठ गए, सीना पकड़कर। लगा अंतिम क्षण रह गए हैं, तो बोलो। उसका दिल धड़कने लगा, पता नहीं कौन सा रहस्य खुलने वाले हैं। पानी लाने के बहाने अंदर गया, यह देखने के लिए कि कहीं माँ तो दरवाजे के पास नहीं खड़ी हैं। किवाड़ अटका दो, उन्होंने संकेत किया। फिर सिरहाने से कॉपी निकालकर बोले, ये जो कविताएं लिखता रहा हूँ, उनमें छुपे भावों को समझा है? वह भाव, वह वेदना किसने दी, कहाँ से आई? उसने दिया था जीवन जीने का सहारा, आशा का आलोक। जब से नौकरी में यहाँ वहाँ मारा फिरता था, तब मेरे मकानों की रखवाली किसने की? उसने। मैं एक एक पैसा जोड़कर लाता था, उसके पास रख देता था। जानते हो किस लिए? मकान बनवाने के लिए। मैं काम लगवा कर चला जाता था और वह देखती थी। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही हम दोनों ने मिलकर बनाया था उन मकानों को। उससे वादा किया था कि जिंदगी के आखिरी समय में यहीं आकर रहूँगा, उन्हीं मकानों में। मगर तुम लोगों की वजह से यहाँ वहाँ रहना पड़ा, लौट कर जा ही नहीं सका। वे रुके, जोर जोर से सांसें खींची, थोड़ा सा विश्राम किया, मौन रहकर। उसके मन में कौतूहल जाग उठा आगे की बात सुनने के लिए, सो बीच में ही टोका। कहानी अविराम जारी रही।
बचपन में छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई थी वह। कुछ समय तो माँ बाप के साथ रही, फिर भाई के पास। सीधी सादी औरत, भाई महामक्कार, भौजाई दुष्ट। माँ बाप भाग्य को कोसकर गालियाँ देते और भौजाई नौकरानी की तरह काम करवाती। अपने घर में पीछे से सब कुछ दिखाई देता था, सुनाई देता था। एक एक दिन की पीड़ा को देखता था मैं। उस पर हो रहे अत्याचारों को देखकर मेरा मन घबराता था, क्षोभ से भर जाता था। एक दो बार उन लोगों को डांटा, समझाया, मगर होना क्या था। वे फिर चुप हो गए। खांसी का दौरा शुरू हो गया था। सांस फिर तेज उठने लगी थी। उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती थी इस तरह के दौरे पड़ने से। एकदम पस्त हो गए। वह पीठ थपथपाने लगा, सिर की मालिश करने लगा। मन उनकी बातों में अटका हुआ था, सो जिज्ञासा का भाव मन को अधीर कर उठा। फिर क्या हुआ, सो पूछ बैठा। भाई पुलिस में भर्ती हो गया था। उसके जाने के बाद स्थिति और भी बदतर हो गई। जवान विधवा स्त्री को अकेला जानकर कई मलचले लोग आसपास मंडराते, उसे छेड़ते, संदेश भिजवाते, परेशान करते। उसका रूप और यौवन ऐसा कि आंखें चौंधिया जाए। एक ब्राह्मण विधवा स्त्री की इज्जत का सवाल था, और ये मेरे खून और संस्कारों में नहीं था कि कायरों की तरह उसे यूं ही जलील होता देखूं, या कोई बहला फुसला कर सौदा करके उसे कोठे पर ले जाकर बैठा दे, या धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर उसे सन्यासिनी या योगिनी बनाकर उसका शोषण करें। सो एक दिन तलवार ले जाकर चिल्लाया, सालों हाथ पांव काट कर फेंक दूंगा अगर फिर कभी दिखे। बूढ़े माँ बाप की परवरिश करने के लिए मैंने एक सिलाई की मशीन खरीद कर दी। बेचारी रूपा पूरा जीवन एकाकी और योगिनी सा बीता। इन कविताओं में उसके जीवन के कितने ही रूप मिलेंगे। आप तो कवि बन गए, उसने मजाक किया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतने बड़े छुपे रुस्तम होंगे। इस बुढ़ापे की मिट्टी पलीत करवा के मानोगे? मजाक बनाते हो मेरा? तुमने देखा है क्या जीवन में? तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो वे चुप हो गए। कहना मत, इशारे से कहा उन्होंने। क्या बातें होती रहती हैं तुम दोनों की? पत्नी ने शंका भरी निगाहें चारों तरफ दौड़ाई। पुरानी बातें, पुराने संगी साथियों से जुड़े किस्से कहकर मन बहला रहे थे। हाँ, अब तो तुम्हें अपने ही लोग याद आएंगे। हम तो सदा ही पराए रहे। अपने खानदान वालों की बातें करोगे तो छुपकर ही करोगे, पत्नी ने फिर व्यंग करते हुए। तुम्हें तो नफरत है उन लोगों से। वे तल खो उठे। तो तुम मुझे ले चलोगे? कहाँ? पत्नी फिर बीच में ही चौंक कर बोली। सोचता हूँ पापा को उनके खानदान से मिलवा लाऊं। बस एक बार बेटा, तुम नहीं समझोगे शायद, लेकिन मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी और अनमने से लेट गए। दूसरे दिन जब वह पहुंचा तो वे हाँफते हुए बैठे थे। दौरा पड़ा था सुबह, दवाइयों का असर कम ही होता था। क्या सोचा? मुश्किल से शब्द निकले। इस हालत में जा सकोगे? सांस तो ले नहीं पा रहे हो। कुछ हो गया तो? वह चिंतित होकर बोला। मुझे उससे मिलकर कुछ कहना है। ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। कई बार तो लगता है सोते हुए ही प्राण ना निकल जाएं। यहीं बुला लेते हैं। किस बहाने? यहाँ नहीं, वे लोग मेरे सामने ही उसे निकाल देंगे। मेरे घर कुछ दिन रहने के बहाने चलो। वे गहरी चिंता में डूब गए। देर रात तक मौन हाँफते रहे। कोई गहरा अवसाद और चिंता उनके मन को मथे जा रही थी। यह पत्नी भी तो जाएगी वहाँ, जबकि हम अकेले में बात करना चाहते हैं। दुख सुख की बातें, भविष्य की बातें करना चाहते हैं। वे बच्चे की तरह किलक उठे। पापा, यह सब? कहते कहते रुक गया वह। कल ही तो डॉक्टर ने बताया था कि वे ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। मुश्किल से 1 महीना ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रखो, जब ज़रूरत पड़े तब लगा दिया करो। लेकिन यह भी कब तक? एक समय के बाद शरीर सब छोड़ देता है। प्रकृति अपना काम करती है। ईश्वर के बनाए विधान में कितना हस्तक्षेप कर सकते हम? ज़्यादा दवाएं, ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब उन्हें कष्ट ही देना था। तुम लोग मेरे
पीछे पड़े रहते थे कि मैं वहाँ के मकानों को नहीं बेचता, पैसा नहीं देता, सब कुछ छुपा कर रहता हूँ, छाती पर ले जाऊँगा, कंजूस हूँ, स्वार्थी हूँ। ऐसा नहीं है बेटा। वे बहुत ही कोमल स्वर में बोल रहे थे। उनकी आंखें नम हो गईं। उन मकानों की कीमत तो मिल जाएगी, यहाँ तुम नया मकान ले लोगे, पैसा जमा कर लोगे। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपना हिस्सा पहले ही लिखवा लिया। बस सोचो उसका क्या होगा, वह कहाँ जाएगी, इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं उसका। क्या बात चल रही है मकानों की, वे मकान तो फसाद की जड़ हो गए, मनहूस हैं। पता नहीं ऐसा क्या मोह है कि बेचने ही नहीं देते। किराएदार हजम कर लेंगे तब मानेंगे। पत्नी ने मकान का नाम सुनते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। हजारों रुपए किराए में चले गए, मगर इनका दिल नहीं पिघला। तुम क्यों पीछे पड़ी रहते हो, उनकी इच्छा नहीं है तब। वह झुंझला कर बोला, अपनी ही चीज अपनी नहीं रहेगी तब क्या कर लेंगे, कौन ले लेगा। तुम जाओ यहाँ से, उठो। उनका चेहरा गुस्से से विकराल उठा। उसे लगा कहीं विवाद इतना ना बढ़ जाए कि पापा सहन ना कर सकें। इन माँ बेटों को मकान और पैसों के अलावा कुछ नहीं सूझता। इनकी एक ही जिद है कि किसी तरह मकान बिके। रात दिन ताने मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर। वे चिल्ला कर बोले। वह बड़बड़ाती हुई माँ को अंदर ले गया, समझाने की कोशिश करने लगा, अभी कुछ मत बोलो, देखती नहीं उनकी हालत, बहुत कम दिनों के मेहमान हैं। कहते कहते वह द्रवित हो उठा। घर में तनाव छा गया। वे भी शांत होकर पड़े थे। बिना मज्जा का शरीर चारपाई से चिपका हुआ हल्के हल्के कांप रहा था। आधी रात का समय। अब वे कुछ कुछ बोलने की स्थिति में थे। बैठो। क्या कह रहा था मैं? उन्होंने अधूरी छोड़ी बात को पुनः कहना शुरू किया। जब वो यहाँ आकर रहने लगी तो लोग मेरे ऊपर शक करने लगे। पत्नी पता करवाती रहती थी, पर वो कि सामान्य संबंध नहीं था जो दुनिया की चोट पहुँचाने या डराने धमकाने या बदनाम करने से टूट जाता। वो शरीर से परे था, इस संसार के नियम कायदों से अलग। उसमें भावना थी, विश्वास की किरणें थी। बात सिर्फ औरत आदमी के संबंधों की नहीं थी, बात थी एक बेसहारा औरत की अस्मिता और जीवन रक्षा की, उसकी सुरक्षा और जिम्मेदारी की। जिम्मेदारी भी ऐसी जिसमें कोई स्वार्थ ना था। वह अभाग सा उनका मुंह देखे जा रहा था। तुम सोचो, हमें ले जाने का उपाय करो, वे आदेशात्मक लहजे में बोले। बड़ी गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। आपने इतने वर्षों में तो कभी कुछ नहीं बताया। अब मिलने मिलाने का जुनून सवार हो गया। 4-5 साल से मन ही मन सोचता आ रहा था, गुनता था। उतनी याद ना आती थी। अपने जीने की आशा थी कि 4-6 साल जिएंगे ही, मगर अपने हाथ में सब कुछ थोड़ी ना होता है। जैसे जैसे जीवन कम होता जा रहा है, तकलीफ़ें बढ़ती जा रही, वैसे वैसे उसकी तरफ मन दौड़ता है, उसकी चिंता सताने लगती है। यहाँ तो तुम सब हो, घर मकान, सुख सुविधाएं, दवा डॉक्टर, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। बीमार होगी तब भी नहीं कहेगी, भूखों मरेगी तब भी नहीं मांगेगी। वहाँ से निकाल दोगे तो फुटपाथ पर पड़ी भीख मांगेगी या किसी का जूठन साफ करेगी। मेरे जीवन भर के प्रयासों पर पानी फिर जाएगा। ऐसी दुर्दशा करनी होती तो इतना क्यों करता। मैं यहाँ रख लूँ अपने पास, आप ही 2 लाइनें लिख दो, बुलवा लेता हूँ। कहने को तो कह दिया, लेकिन अंदर से उसका मन इस बात के लिए जरा भी तैयार ना था। माँ के सामने एक ऐसे जीते जागते हिस्से को ला कर रख देना जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करेंगी। और क्या पता पति पत्नी के बीच जो इतनी नफरत है, कड़वाहट है, उसका कारण कहीं वही तो नहीं। कुछ समय के लिए पापा को मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। क्यों? मैं चाहता हूँ कि उनके पास 24 घंटों रहूँ, उनकी सेवा करूँ, उनसे बातें करूँ। इन दिनों वे अपने बीते दिनों तथा लोगों को बहुत याद करते हैं। यहीं आकर रहने लगो। यहाँ कौन देखभाल करेगा? तुम दोनों के ऑफिस जाने पर अकेले पड़े रहेंगे। नौकर का क्या भरोसा? जाने मत देना, इनका भरोसा नहीं। उनसे कहो कि उनका जाना असंभव है। अकेले में बच्चों या भाभी के प्रभाव में आकर मकान ना लिख दें। ऐसी कौन सी बातें हैं जो घंटों कमरा बंद करके आपस में करते? मंझला लड़का माँ को समझाने लगा। शाम को पत्नी आकर बैठ गई, प्यार जताते हुए बोली,
वहाँ परेशान हो जाओगे। दोनों ऑफिस चले जाते हैं, नौकर रहता है, मैं यहाँ बच्चों को नहीं छोड़ सकती, वरना मैं तो जाऊँगा। उसके पास भी रहना चाहिए, वो मुझे ले जा रहा है। ऐसी हालत में एक बार सबको देखने की दिली तमन्ना है। यहीं बुला लेते हैं सबको। आदमी तो आ जाएगा, पर मेरे मकान, मेरे पुरखों की धरोहर बेजगह हैं। वहाँ जाते जाते कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा, हो भी गया तो धन्य भाग्य जो अपनी जन्मभूमि पर जाकर मरूंगा। जाने की जिद सवार थी उन पर। वह क्या करता, एक तरफ जीवन की आशा छोड़ते, देह त्यागते पिता की प्रबल इच्छा का आग्रह, तो दूसरी तरफ परिवार के दबाव तथा माँ का विश्वास। उनको ले जाऊं, वह सोचता, हो सकता है पापा ने जाने का विचार त्याग दिया हो, लेकिन हड़बड़ा भी जाता, क्या पता कब सांस टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उधर जाऊं वो इधर चल दें। जब उनकी नींद खुली तो रात के 11 बज रहे थे। खाने का निश्चय नहीं था, नमक बंद था, थोड़े से बिस्किट या फल खा लेते थे। पत्नी तथा अन्य सदस्य पिक्चर देख रहे थे और वह उनके करीब बैठा था। गए नहीं, यहीं रुकोगे? क्या बोल कर आए हो? मन घबराता है, प्राण अटके पड़े हैं। मैं हूं ना, नसों से भरे हाथों को सहलाते हुए बोला। तुम्हारे अलावा एक वही थी जो मुझे समझती थी, मेरे संघर्ष को, मेरी तकलीफ़ों को। कभी ताना नहीं मारा कि मेरे जीवन का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो। कभी कुछ नहीं चाहा, जो दिया उसी में खुश। उसके चेहरे की लुनाई व सौम्यता अनोखी थी। बाल इतने लंबे, पर किस्मत, वे अत्यधिक भावुक होकर सुना रहे थे, जैसे कोई अंतरंग मित्र अपने मित्र को अपनी कहानी सुनाता है। उसकी जिंदगी को बचाने का, उम्र भर इज्जत के साथ रखने का वचन लिया था मैंने। जब तक वह जिंदा है तब तक मकान मत बेचना, ना उसको वहाँ से निकालना। ये लोग उस पर केस दायर करने की धमकी दे रहे थे। वे याचना सी करने लगे। हाँ पापा, ऐसा ही करूँगा। बस एक बार तुम्हारे सामने उसको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। वह दुखी हो उठा। कैसी अजीब स्थिति, बल्कि धर्म संकट आ खड़ा हुआ था। अभी सपने में दिखी थी वही वर्षों पुराना चेहरा। जब मैं जाता था तो वो सामने आकर खड़ी हो जाती थी। ख्यालों से जाती ही नहीं है, बुला रही है या तकलीफ में है। वे उद्विग्न हो उठे। बस चलता तो उठकर चले जाते। सब कुछ गुपचुप चल रहा था, फिर भी इन वार्ताओं तथा मंत्रणाओं का असर घर के वातावरण में घुल गया था। सब संशय में डूबे थे, नाराज थे। पत्नी अपमान और गुस्से से भरी थी कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी हिस्सेदार वो नहीं है। उस दिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उनको ले जाने की व्यवस्था की गई। वे बेहद खुश थे, आत्मविभोर थे, नए कपड़े पहने थे, नई चप्पलें, शेप बनवा ली थी, पूरा बदन पुछवाया था, बालों में तेल लगवाया था। सबको ताज्जुब हो रहा था कि वे किसी को भी साथ क्यों नहीं ले जा रहे हैं। जरूर बाप बेटी की कोई साजिश है, कहीं कोर्ट या वकील के पास तो नहीं जा रहे। अन्यथा ऐसी क्या बात हो सकती है जिसमें कोई तीसरा शामिल नहीं हो सकता। लेकिन आधे रास्ते से लौटना पड़ा। रास्ते में ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। एडमिट होना नहीं चाहते थे। हॉस्पिटल मत ले जाना, जिद पकड़े रहे। उससे नहीं मिल पाऊंगा, उसका कोई नहीं है। शब्द जैसे निःसृत हो रहे थे उनकी जुबान से। घर में ही डॉक्टर आए, ऑक्सीजन लगा दी। बीच बीच में ऑक्सीजन हटाकर कुछ बोलते, वो भी टुकड़ों में। मुझे जाना है, उसको देखना है, मेरा घर देखो, बाहर कोई खड़ा है। उसके हाथ पांव कांपने लगे। पापा सेमी कोमा में चले गए थे। क्या करूं मैं, किससे कहकर बुलाऊं? यह ऐसी बात थी जिसे किसी को भी नहीं बताया जा सकता था। वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं जिसे भेजकर रूपा को बुलाया जा सके। यह आशा टूटने का सदमा था, या शरीर की थकान, या अवसान की बेला। सांध्य बेला में अंततः वे संसार की यात्रा से अंतिम विदा ले चुके थे। रात कब बीत गई, बैठे बैठे उन्हें देखते हुए पता ही नहीं चला। पापा, उसके हृदय से हूंक सी उठी। बुढ़ापे को ही लोग क्यों याद करते हैं? इसलिए कि वह अभी अभी होकर गुजरा है, जबकि जवानी का वह समय जब आपने
जब आपने रात दिन मेहनत की थी, कठोर श्रम किया था, अपनी फरमाइशें पूरी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, कैसे चुन चुन कर अपने सपनों को साकार किया था। दुर्भाग्य कि किसी ने याद नहीं किया उन बातों को। सब ने हिसाब किताब पूरे कर लिए आपके साथ, आपको ही घोषित कर रखा था। लालची, स्वार्थी, कठोर। उठो बेटा, हाथ मुंह धो लो, बीमार पड़ जाओगे। तुम्ही को सब कुछ करना है। ताऊ जी पास आकर बैठ गए, लेकिन नहीं, वह एक पल के लिए भी नहीं उठना चाहता था। जब तक पापा का शरीर है तब तक पवित्र रहना ही चाहिए। रात से लेकर अब तक कितनी बार इत्र छिड़का, अगरबत्तियां जलाता रहा। उसने वहाँ से कुछ पुराने परिचितों को खबर करवा दी थी। हो सकता रूपा को पता चल जाए, वह आ जाए। उसके आने पर किसी प्रकार का तमाशा खड़ा ना हो जाए, इस बात की चिंता भी उसे थी। माँ को कौन समझाएगा, पर उसकी अंतरात्मा एक ही बात को मान रही थी। इस समय कोई किसी का बेटा नहीं है, सिर्फ दो हृदय हैं, दो मन, दो आत्माएं, जो कि एक दूसरे के लिए जीती रहें। और यह क्या, दोपहर होते ही अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू हो गई। बांस की लकड़ियों से अर्थी सजाई बनाई जा रही है। पंडित निरंतर मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से क्रियाएं करवा रहा है। स्नान के बाद नए वस्त्र पहनाए, चंदन का टीका लगाया, फूल महिलाएं पहनाई, लेकिन वह हर काम को धीमी गति से कर रहा है। थोड़ा और नहीं रुक सकते? किसका इंतजार करना है? लाश सड़ जाएगी। उनके दोस्त और रिश्तेदार तो आ गए ना, बस अब और नहीं रुक सकते। शव का रंग बदलने लगा है। उसका मन मस्तिष्क शून्य सा हो गया, प्रतिक्रिया विहीन। आवाज होंठों के भीतर फड़फड़ाती सी। अब शव को अर्थी पर रखा जा रहा है। दूर खड़ी गाड़ी तक कंधा देकर ले जाना था। पूरे वातावरण में मंत्रोच्चार और लोगों की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। छोटे से मटके में प्रज्वलित अग्नि से उठता हुआ धुआं एक बारीक रेखा बनाकर आकाश में अदृश्य होता जा रहा था। शून्य में फिर एक चेहरा आकर झिलमिलाने लगा। श्वेत केश राशि, गोरा झुर्रियों वाला चेहरा, उदासी की लकीरें खिंची हैं माथे पर, आंखों में वीरानगी का भाव। रूपा शमशान घाट पर लोगों के बीच वह एकदम तटस्थ भाव से जुट गया। एक लकड़ी, दो लकड़ी, फिर लकड़ियों के बीच पापा की निर्जीव देह दहक गई। परिक्रमाएं, मुखाग्नि, फिर चटकती हुई लकड़ियों के बीच लकड़ियों के बीच अग्नि में समाते पापा। आह, कब से रुका बांध फूट पड़ा। लोगों ने उसको थाम लिया। नहीं, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने। जाने का समय आया तो चले गए। मृत्यु पर किसी का वश नहीं होता। कितने कष्ट थे। उन कष्टों के बीच जीने से अच्छा यह मुक्ति है। भरा पूरा जीवन जी कर गए हैं, कोई इच्छा शेष ना थी। इस देह का क्या, पंचभूतों में विलीन होना, यह उसकी नियति है। सांत्वना के शब्द उसके आंसुओं को सुखा देते हैं, मगर मन को कोई बहुत तेजी से झकझोर रहा है, पुकार रहा है, खींच रहा है। चिता की लपटें जब शांत हुई तो सूर्यास्त हो चुका था। लोग जा चुके थे, सिर्फ परिवार के लोग बचे थे। बाहर से आए लोग रात में ही निकल जाना चाहते थे ताकि ऑफिस या अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकें। घर के बाहर दूर तक झाड़ू लगा दी गई थी और घर को खूब अच्छे से धो दिया गया था। इतना बड़ा कमरा कितना छोटा लगता था उनके रहते। सारा सामान एक कोने में बिखरा पड़ा था, कचरे के पास। ये किसने फेंका? एकाएक वह इतनी जोर से चिल्लाया कि सारे लोग भागकर आ गए। क्या हुआ? इतनी जल्दी पड़ी थी सामान फेंकने की? सब फालतू सामान है। फालतू? बरसों से रखी उनकी कॉपी, डायरी, अखबार, किताबें खोलकर देखी किसी ने? बस तुम सबको तो उनकी बेटी से मतलब है। बेटी फेंकी तुमने? उसके मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर सब हतप्रभ रह गए। कुछ मत बोलो, होश में नहीं है। 2-3 दिन से पूरी रात जागता रहा। किसी ने समझाया। वही पालथी मार कर बैठ गया। एक एक सामान बीनने लगा, सहेज कर रखने लगा। इसमें उनका नितांत व्यक्तिगत संसार बिखरा पड़ा था। छुपा था एक ऐसा रहस्य
जिसके बारे में सिर्फ वही जानता था। सभी लोग नहा धोकर चाय पी रहे थे या खाने के लिए बैठ गए। उनको खाते देखना ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से सब भूखे हो। दाल अच्छी बनी है, कोई कह रहा था। सब्जी नहीं बना सकती थी तो चटनी बना लेती, कोई दूसरा कह रहा था। सुबह उठकर अस्थियां चुनकर नर्मदा जी में विसर्जित करनी है, फिर इलाहाबाद जाना होगा। 13वीं कैसी करनी है, कौन कौन आया था, किस किस को बुलाना है, आदि बातों पर चर्चा चल रही थी। लेकिन वह उन सब से अलग मौन बैठा था। उनकी तस्वीर के सामने सब लोग एकाएक चुप हो गए कि उसे बुरा लग रहा होगा। मनुष्य को तस्वीर बनने में कितना सा वक्त लगता है। मनुष्य के जीवन की यही परिणति है शायद। उसका मन विचलन से भर उठा। जाकर उनके कमरे में जा बैठा। एकदम खाली सपाट कमरा, सारी चीज़ें निकाल दी गई थीं। एक शून्य सा फैला था। बचपन की एक एक याद आने लगी। एक तीखा अपराध बोध मन को रुलाने लगा। मैं उनकी इच्छा पूरी ना कर सका। वे छटपटा रहे थे और मैं प्रश्नों प्रति प्रश्नों में उलझा हुआ था। कितनी तुच्छ थी हमारी इच्छाएं कि हर वक्त मकानों को लेकर लड़ते रहे, उन्हें कोसते रहे, उन्हें गलत समझते रहे, बेचने के लिए मजबूर करते रहे। उसे क्या पता था कि वहाँ उनकी आत्मा है, मन अटका पड़ा है, जीवन ज्योति है, जीवन का एक ऐसा अंश जो सजीव है। सोचते सोचते झपकी सी लग गई या शोक में डूबा था। तभी लगा कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। एक दुबली पतली बूढ़ी काया झुकी हुई, गोया कि शोक का भार ना सह पा रही हो। वह तुरंत उठकर आ गया। कौन है? मैं हूँ भैया, यही घर है महाराज का। हाँ, वह सिहर गया। ना जाने क्या घटित होने वाला। रूपा, वह आश्चर्य से देख रहा था। पीछे मुड़कर देखा, घर वाले कहाँ हैं? किसी ने सुना तो नहीं। आज जैसे ही खबर लगी संध्या को, वैसे ही चले आए। वो पतली छाया आकृति अब ठीक उसके सामने खड़ी थी। सीधे पल्लू की साड़ी, सिर पूरा ढका हुआ, गोरा रंग अब भी क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। गालों की जगह मोटी मोटी झुर्रियाँ जैसे खूबसूरती के साथ चटाई को बुना गया हो। अंदर चली आओ। वे अंदर सकुचाती सी आ बैठी। तस्वीर के ठीक सामने बैठी वह पापा को देखे जा रही थी, जैसे मौन संवाद चल रहा हो। पूरे घर में सघन नीरवता छाई थी। रात भर से जागे लोग थक कर यहाँ वहाँ जमीन पर लुढ़के पड़े थे। उस नीरव कमरे में दीपक की लोही साथ दे रही थी। अकंप लौ जैसे दिगंत की हलचलों को थामे हुए थी। पापा की आँखों वाला वो रूपा एक टक देखे जा रही थी। उसने गौर से देखा। झुर्रियों के आवृत से झांकती आँखें जो कभी बहुत सुंदर और भावप्रवण रही होगी। ये कैसे आ गई? भाई ने घृणा से कहा। आखिर है तो किराएदार। वह उनको लेकर सतर्क हो गया। अतिरिक्त सफाई देने लगा। अब आ गई ढोंग करने। इतने वर्षों से कब्जा किए बैठी है। बड़ी दया दिखाते थे वे इस पर। इसी की वजह से नहीं बेचे मकान। वह चुप रहा। वे जहाँ बैठी थी जाकर बैठ गया। इस स्त्री के हृदय में क्या चल रहा है महसूस कर सकता था वह। पापा ने कहा था कि नितांत अकेली है। दूसरे मकानों से जो किराया आता था उसी से गुजर बसर होती थी। अब कौन उनको पैसा देगा जबकि किराया ना देने की यहाँ से ताकीद की जाएगी। अंतिम दर्शन ना हो सके। वे फिर बुदबुदाईं। वो तो आना चाहते थे। उसने चारों तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा। चले गए। वे फिर बुदबुदाईं। उसने उनका हाथ थाम लिया, नरम छोटा सा गुदगुदा हाथ। बेशब्द सांत्वना दी। ईश्वर, वेदना से भरी आह निकली उसके मुंह से। उन्होंने साड़ी के पल्लू में से चाबियों का गुच्छा निकाला और उसके हाथ में रख दिया। मकान की चाबी है। आप कहाँ जाओगी? कहीं भी। कैसे निर्विकार भाव से बोली वे। आप वहीं जाकर रहो, उसी मकान में। मेरी जिम्मेदारी है आपको रखना, पापा ने कहा था। उन्होंने साड़ी का पल्लू ऊपर खिसका कर उसे गौर से देखा, जैसे परख रही हो। अब तक सब लोग आसपास खिसक आए थे या जाने अनजाने उनके कान
इधर लग गए थे, इसलिए जो बात जहाँ थी वहीं रुक गई। वह इस समय इस बारे में ज़्यादा बातें भी नहीं करना चाहता था, मगर रूपा के लिए यही वक्त था फैसला करने का। उठकर बाहर जा खड़ी हुई। साथ में आया लड़का ऊँघ रहा था। उसका मन घुमड़ने लगा। पापा को अग्नि को सौंप वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर बातें करना चाहता था जो उनको बहुत चाहता हो, समझता हो। अपने लोगों के लिए मन कैसा तड़पता है। सुबह चली जाना, उसने कहा। वे बेंच पर बैठ गईं। वह बाकी के सदस्यों के जाने का इंतजार करने लगा ताकि एकांत में पापा द्वारा कही गई बातें बता सकें। उसने चाबी का गुच्छा वापस उनके हाथ में रख दिया। जैसे रहती थी वैसे ही रहो, मैं हूं ना, उसने जोर देते हुए विश्वास दिलाना चाहा। उन्होंने आपके जीवन की रक्षा की थी। वह डर गया, कहीं ये बातें भाई या माँ तो नहीं सुन रहे, अन्यथा इस शोक में भी हंगामा खड़ा हो जाएगा। माफ कीजिएगा। वह पुनः बताने लगा, आपसे मिलने आ रहे थे पर रास्ते में तबीयत बिगड़ गई तो वापस लौटना पड़ा। नाम पुकारा था कई बार, आप चिंता क्यों करती हैं? उसने देखा अंदर से भाई इशारा करके बुला रहा है। जाने दो इसको, क्यों बैठी है यहाँ? मकान खाली करवाना है। 40 साल हो गए हैं, कानूनन कब्जा कर सकती है। रात में कहाँ जाएंगी? उसने भाई को चुप रहने को कहा। ये वक्त है ऐसी बातें करने का? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अभी तो रात भी ठंडी नहीं हुई होगी। उसका गला भर आया। अब देखते हैं कौन रोकता है। अब तक तो उनकी वजह से रुके हैं। भीख मांगेगी सड़क पर। चुप रहो, वह गुस्से से चीख पड़ा। न जाने कितनी देर तक बहस होती रही। सबको लग रहा था वह पिता के गम में एबनॉर्मल सा हो गया है, इसलिए कुछ भी बोले जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकला तो देखा रूपा वहाँ नहीं है। गेट तक तेजी से भाग कर गया। सड़क से थोड़ी दूर चलकर कच्ची पगडंडी शुरू होती है। आसपास लंबी घास खड़ी है। लाइट का प्रकाश मध्यम पीला था। आंखें गड़ा कर देखने पर नजर आई 2 धुंधली आकृतियाँ। मन किया दौड़ पड़े। पता नहीं कितनी देर तक अकेला संज्ञा शून्य सा खड़ा रहा, फिर भारी कदमों से बाहर बेंच पर कटे वृक्ष की तरह गिर पड़ा। कुछ चुभने पर हाथ से झटका तो कोई चीज झन्न से गिरी। लाइट जलाई तो देखा वही चाबियां थीं। उसे लगा वह चेतना शून्य हो गया है। शरीर में गति नहीं है, स्पंदन नहीं है। आँखों के सामने एक उड़ती हुई आकृति है जिसे वह पकड़ नहीं पा रहा है। इतने बड़े शहर में, बल्कि संसार में कहाँ खोजूंगा उन्हें। उसे यूं स्वयं से बातें करते देख सारे लोग घबरा कर बाहर आ गए। कोई कह रहा था शोक संतप्त है, कई रातों से जागा है। कोई कह रहा था बड़ा बेटा है, अपने हाथों से अग्नि को समर्पित किया है पिता को, सदमा बैठ गया होगा। दुख क्यों नहीं होगा, आखिर थे तो पिता ही। मगर उसके हृदय में तीव्र वेग से व्यथा की आंधी चल रही थी और बेतुके से शब्द निकल रहे थे। सबको लगा अब वह विलाप कर रहा है। तो ये कहानी थी बांधो न नाव इस ठाव बंधु। ये निराला की जो पंक्ति है वो मुझे बहुत ही प्रिय रही। और इस कहानी को लेकर, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक प्रेम की जो अंतरधारा है, या इस बुढ़ापे में भी
चेतन में, अचेतन में, भावनाओं में वो प्रेम, शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर नाशवान है, नष्ट हो जाता है, लेकिन जो प्रेम है वो शाश्वत रहता है और उसकी अनुगूंज कहीं ना कहीं हमेशा बनी रहती है। अर्पण कुमार जी ने इस कहानी का पाठ करने का अवसर मुझे दिया और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस कहानी का पाठ किसी ना किसी मंच से ज़रूर करूं। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत जीवंत मंच मुझे मिला। आपका अर्पण जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। और ये जो आप आयोजन कर रहे हैं साहित्य को लेकर, साहित्यकारों को लेकर, रचना पाठ को लेकर, रचना प्रक्रिया को लेकर, इससे एक साहित्य का और साहित्यकारों का एक जो व्यापक बड़ा जो अंतहीन जिसे हम कहते हैं आकाश है, उस आकाश में ये जो साहित्य है, इसको छूना, इसको पाना, इसको आत्मसात करना, इसको जीना, इसको रचना, सब एक लेखक के लिए कितनी बड़ी चीज़ होती है। जो लिखता है वो इस चीज़ को महसूस कर सकता है, या जो पढ़ते हैं वो उनके अंदर यदि ये सारी की सारी चीज़ें उतर जाती हैं तो यही सबसे बड़ी उस कृति की सार्थकता होती है, उपलब्धि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने इस कहानी को सुना, मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।